अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ अरसलान है। आप देख रहे हैं APRC हेल्थ एंड फिजियोथेरेपी चैनल। बीमारी से आगाही या डिजीज़ अवेयरनेस सीरीज़ के अंदर आज हम जिस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं उसका नाम है कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन। अगर आज आप पूरी वीडियो हमारी देखते हैं तो इसमें नाजरीन आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि कब्ज़ क्या है, इसकी अलामात वजूहात क्या हैं और किन तरीक़ों को अपना कर हम आसानी से इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर इरफान अहमद मौजूद हैं जो इस चीज़ के बारे में, इस मसले का हमें कंप्लीट एक हल बताएंगे। तो मिलते हैं डॉक्टर इरफान अहमद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। तो इरफान साहब, जिस तरह अभी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें ये बताइए कि बेसिकली कब्ज़ क्या है। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे हम बचपन से वाकिफ़ हैं जी। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा बंदा हो जिसको ये ज़िंदगी में कभी ना हुई हो। दुनिया के अंदर हर चौथा शख्स इस बीमारी का शिकार है। ठीक है। दुनिया के अंदर 50% पॉपुलेशन ऐसी होती है जो कब्ज़ के बारे में आपके साथ शेयर करती है और 50% वो लोग होते हैं जो शर्म के बारे में नहीं बताते कि हमें कब्ज़ है। ठीक है। तब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि हमने इस टॉपिक को जो चूज़ किया है, ये कब्ज़ है क्या। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, लोगों को ये समझ नहीं आती कि यार कि कब्ज़ कहना किसको है। अगर फ़र्ज कर किसी को एक दिन स्टूल नहीं आता तो वो कहेंगे मुझे कब्ज़ हो गई है। कब्ज़ की जो मेडिकल डेफिनेशन है वो ये कहा जाता है कि अगर आपको हफ्ते में 3 दफ़ा से कम या 3 दफ़ा स्टूल आता है तो फिर हम इसको कब्ज़ कहेंगे। और कब्ज़ की अगर अलामात की बात की जाए, जब मरीज़ है वो जैसे प्रेजेंट करता है, वो ये कि नॉर्मली क्या होगा कि पेशेंट को कब्ज़ हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा जोर लगाएगा, अपने पेट पे हाथ रख रहा है, दर्द में है और कोशिश कर रहा था कि स्टूल पास हो जाए, लेकिन स्टूल पास नहीं हो रहा था। और अब उसका स्टूल पास हो भी जाता है तो उसको फिर भी तलब रहती है कि शायद मुझे दोबारा वॉशरूम में जाना चाहिए कि मेरा स्टूल सही पास ही नहीं हुआ। या कई दफ़ा कब्ज़ इस तरह से आपके वो जो है स्टूल पास होता है जैसे कोई रोड़े हैं, कोई पत्थर हैं, इतना सहज स्टूल पास होता है। और कई दफ़ा बेचारा जो पेशेंट होता है कब्ज़ वाला, वो अपनी उंगली डाल के कोशिश करता है कि वो किसी तरीके से वो सहज स्टूल को बाहर निकाल सके, लेकिन फिर भी वो परेशान होता है। तो इस लिहाज से देखा जाए एक ऐसी बीमारी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही आसान भी है, बहुत ही ईजी तरीके से हम हैंडल भी कर सकते हैं। और नॉर्मली 99% लोगों को जिनको कब्ज़ होती है वो अपने लाइफस्टाइल से, डेली रूटीन को अगर ठीक कर लेते हैं तो वो कब्ज़ ठीक हो सकती है। तो इसीलिए आपने ये टॉपिक चूज़ किया है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे बताइएगा इरफान साहब, आपने कहा कि इतनी मुश्किलात का सामना पेशेंट को करना पड़ता है, तो इसकी क्या वजह बनती है कि वो बेचारा इस नहज में पहुंच जाता है? हाफिज़ साहब, जो सबसे हमें ये बात समझने की ज़रूरत है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है इस सेंस में कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, जिसमें सबसे पहले अगर हम जो खुराक खाते हैं, जो गोश्त खोर हैं ज़्यादातर, उनके कोई फाइबर नहीं होता। जो लोग मटन बीफ खाएंगे तो लेस फाइबर वाली डाइट है। अगर आप अपनी खुराक के अंदर डेली बेसिस पे अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल और फाइबर वाली डाइट ऐड करते हैं तो आप आराम से कब्ज़ से बच सकते हैं। तो लिहाजा हम देखेंगे कि कब्ज़ की पहली बड़ी वजह कम फाइबर वाली खुराक का खाना है। ठीक है। अच्छा, कब्ज़ की दूसरी बड़ी वजह बेसिकली पानी का इस्तेमाल कम करना। अगर पानी का इस्तेमाल कम करेंगे तो ऑब्वियसली आपके मैदे से होती हुई खुराक, जब उसने स्टूल पास करना होता है, उसमें ल्यूब्रिकेशन नहीं होगी, तो वो भी आपकी दूसरी बड़ी वजह होती है। तीसरी बड़ी वजह आम रूटीन लाइफ के अंदर देखा जाए तो इनएक्टिव लाइफस्टाइल, सीडेंट्री लाइफस्टाइल होता है। आप लोग मूव ही नहीं करते, तो लिहाजा हमारी जो खुराक है वो मैदे के अंदर ही रह जाती है, वो पासवानी नहीं होती। तो 3 तो बड़ी नॉर्मल सी रूटीन है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ वजूहात होती हैं जिनसे कब्ज़ हो सकती है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर हम बहुत सी ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं, जैसे फ़र्क डिप्रेशन की दवाई लोग खाते हैं, एंग्जाइटी की दवाई खाते हैं, या फ़र्क ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते हैं, या दर्द की दवाइयाँ खाते हैं, तो उनसे भी ये बेसिकली कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर कॉन्स्टिपेशन को अच्छे तरीके से डील किया जाए तो ये 3 से 4 हफ्तों में आराम से हैंडल हो जाती है। इसमें इरफान साहब ये बताइएगा कि ऐसा है इसमें कि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, वर्जिश बंदा ना करे, या फिर ऐसा हो कि सही तरीका ना कोई करे, कि उसको तरीका नहीं आ रहा कि वो कैसे क्लियर करे अपने आप को, इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो वर्जिश है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे डेली लाइफ के अंदर अब लोगों की वर्जिश कम होगी और इसी वजह से
हम ये कह सकते हैं कि हमारी कौमी बीमारी बनती जा रही है। ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे हमने एक पहले टॉपिक डिस्कस किया था डायबिटीज़ का, जिसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त हमें व्यूज़ भी मिले हैं, लोगों ने इसको पसंद भी किया है। तो अगर पाकिस्तान का जैसे हर चौथा शख्स दुनिया के अंदर हम देखें नंबर 1 पे खड़े हैं डायबिटीज के अंदर, और हम वो हमारी कौमी बीमारी बन गई है, नेशनल डिजीज बन गई। इसी तरह से हमारी जो ये वाली कॉन्स्टिपेशन है ये भी इस तरह से ही है कि लोगों का लाइफस्टाइल में बड़ी तब्दीली आ गई है। ठीक है। लोगों का बैठना बढ़ गया है, लोग वर्जिश के लिए बाहर नहीं निकलते। तो खासकर सर्दियों में तो और मसला हो जाता है, जैसे मौसम में हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करें तो लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो लिहाजा अगर अपनी लाइफस्टाइल में एक्टिविटी ले आए तो उससे बचा जा सकता है। जी डॉक्टर इरफान, आप प्लीज़ बताइएगा कि लोग मुख्तलिफ सर्जरी से गुजरते हैं, जैसे नी रिप्लेसमेंट है या जिसम में कोई और भी सर्जरी होती है, तो उनको कब्ज़ का सामना करना पड़ जाता है। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि इसकी वजह क्या है और इससे कैसे आसान तरीके से बचा जा सकता है। हाफिज इस्लाम, बेसिकली कब्ज़ जो है सर्जरी के बाद होने की जो बड़ी वजह है कि वो साफ ज़ाहिर है कि आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोश किया जाता है, दर्द की दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उससे आपकी जो गट मोटिलिटी है यानी कि मूवमेंट है वो कम हो जाती है। अच्छा, अब मुसीबत के सोने पे सुहागा क्या होता है कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल भी आ गया आपका। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे दवाइयों ने असर किया, आपकी मूवमेंट भी कम हो जाती है। अच्छा, मूवमेंट कम हो, तीसरी और कहानी होती है हमारे यहाँ, कहते हैं लोग कहते हैं जी इसके बाद मटन खिलाओ, बीफ खिलाओ ताकि हीलिंग फास्ट हो जाए। अच्छा, इसका मतलब ये कि हम लो फाइबर डाइट पे भी चले जाते हैं। तो आइडियली मैं हमेशा अपने मरीजों को ये मशवरा देता हूँ, क्योंकि यकीन मानिए क्योंकि हमारे पास जब नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट आता है या हिप रिप्लेसमेंट का पेशेंट होता है, वो बेचारा सर्जरी को भूल जाता है, लेकिन वो कंप्लेन करता है जी मुझे तो मोशन ही नहीं आ रहा। वो डॉक्टरों के साथ रब्ता कर रहा होता है, काले कर रहा होता है जी मुझे किसी तरीके से जान छुड़ाएं, फिर आप उनको दवाइयाँ दे रहे होते हैं। अच्छा, मेरे नज़दीक इसका बेहतरीन हल क्या है कि जो लोग भी सर्जरी से फैसला कर रहे हैं कि मैंने सर्जरी करवानी है, नी रिप्लेसमेंट करवानी है, हिप रिप्लेसमेंट करवानी है, उनको 2-3 हफ्ते पहले ही अपने आप को मेंटली तैयार करना चाहिए कि अपनी गट को क्लियर करें। वो पहले से ही एक बैलेंस फूड पे आ जाएं। वो कोशिश करें कि उनको पहले से कोई कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री ना हो। वो कोशिश करें कि हाई फाइबर डाइट लें। वो अगर नहीं खाते तो कम से कम इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ताकि जितनी उनकी गट मोटिलिटी अच्छी होगी। और मैं बहुत ज़्यादा ये भी मशवरा देता हूँ कि आप दही का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अच्छा, अब ये है कि बिफोर सर्जरी तो ये गाइडलाइंस है कि आपकी अच्छी गट होगी, हेल्दी गट होगी, तो आपको बाद में कम कंप्लेंट आएगी। अब आपकी सर्जरी हो गई है, अब सर्जरी के बाद शुरू दिन से ही आपको फाइबर डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए। आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल और इसबगोल का छिलका पहले दिन से ही पेशेंट को इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें, और कोशिश करें कि अगर वो दही का इस्तेमाल साथ ऐड कर दें तो प्रोबायोटिक बन जाएंगे और उसकी गट ईजी पास ऑन हो जाएगी। वरना 3-4 दिन के बाद तो कई दफ़ा बेचारा पेशेंट इतना परेशान हो जाता है कि वो भूल जाता है कि उसकी सर्जरी क्या है, वो तो हर वक्त ही कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहा होता है। जी बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, ये बताइएगा कि कब्ज़ के कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ज़हन में रखिए कि जैसे हमने बात की थी कि 99% जो होती है कब्ज़ जो होती है वो घर के टोटकों से, अपने लाइफस्टाइल से ही ठीक हो जाती है। तो इसका मतलब परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले अगर आपकी कब्ज़ 3 हफ्तों से ज़्यादा हो जाए तो फिर लाजमी तौर पर अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। दूसरा, अगर आपकी कब्ज़ की नोयत ऐसी है कि आपको 1 हफ्ता आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, यानी कि स्टूल ही पास नहीं, तो अगले हफ्ते लूज मोशन आ जाते हैं, फिर भी अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। ठीक है। अगर फर्ज करें आपका स्टूल जो ब्लैक आ रहा है, फिर भी अपने डॉक्टर को दिखाएं। अगर फर्ज करें, ज्यूम कर लेते हैं कि अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन इस तरह की हो गई है कि कहीं वहाँ से ब्लड आता है, कोई रेशा आता है, कोई पस आती है, फिर भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर फर्ज करें, अल्लाह ना करे, किसी का वेट लॉस हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है और साथ ही उसको कॉन्स्टिपेशन, उसको भी अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन जैसे मैंने कहा 99% परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक सिम्टम है तो अपने डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर इरफान, अब हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि कब्ज़ से बचने के ऐसे कौन से आसान तरीके हैं कि उन तरीकों को अपना के हम कब्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकें? देखिए, ये दिन रखिए कि एक लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है, और जिस तरह से ये तमाम बीमारियों की जड़ भी है, तो हमें सबसे पहले तो ये माइंडसेट रखना चाहिए कि अगर हम इस बीमारी को अच्छा डील नहीं करते तो नुकसान क्या होता है। सबसे पहले कि अगर फर्ज करें कि अगर आपका हर्निया डेवलप हो जाएगा, पेट पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, हर्निया हो सकता है। दूसरा, आपको एनल फिशर हो सकते हैं। आपके माइंड में डर होगा तो आप प्रिवेंशन करेंगे, वरना तो करेंगे नहीं। अगर आप बुजुर्ग आदमी है, ओल्ड एज के आदमी हैं, और आपकी खून की नालियाँ वैसे कमज़ोर हुई हैं और आपको ज़्यादा जोर लगाएंगे कॉन्स्टिपेशन के दौरान तो आपकी खून की नालियाँ फट सकती है, यानी कि आपको फालिज का अटैक हो सकता है। तो सबसे पहले जब हम प्रिवेंशन की तरफ आते हैं
तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि इसकी कॉम्प्लिकेशन बड़ी सीरियस हो सकती है आसान सी बीमारी से। ठीक है। तो सबसे पहला आसान तरीका इलाज क्या है कि हमेशा खाना चबा चबा के खाएं, ठीक है। तसल्ली से खाएं, टाइम दे के खाएं, ताकि अगर हम फल के बड़े बड़े नवाले रहे हैं तो हमारे मैदे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, फूड से ही डाइजेस्ट नहीं होगी। ठीक है। दूसरा बड़ा आसान सा है कि अपने पानी का जो इस्तेमाल है खासकर सर्दियों में 6 से 8 गिलास पानी पूरा करें। सर्दियों के अंदर लोगों का अक्सर ये होता है कि वो पानी कम पीते हैं और खुराक भी ऐसी खाते हैं जिसके अंदर फाइबर कम होता है, तो ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं। अच्छा, ये देखिए तीसरा बहुत ही आसान तरीक़ेकार है कि हमने अपनी फाइबर वाली डाइट का इस्तेमाल बढ़ाना है। कोशिश करना है कि फलों का, सब्जियों का डेली इस्तेमाल करें। ये हमारी खुराक को डेली सुबह दोपहर शाम एक पोर्शन हमारा फलों का, सब्जियों का होना चाहिए। ठीक है। अगर ज्यूम कर लेते हैं हम फंस गए हैं, हम नहीं फल सब्जियां खा सकते, तो फिर दो जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें। लाजमी तौर पे इसबगोल का छिलका सुबह शाम 1 चम्मच पानी में डाल के भिगो दें, दही में डाल के भिगो दें या गर्म दूध में डाल दें, ताकि आपको फाइबर मिलना चाहिए। ये ध्यान रखिए कि जो मर्द हजरात होते हैं उनको तकरीबन 35 ग्राम जो है फाइबर डेली लेना चाहिए और जो हमारी खवातीन को 25 ग्राम लेना चाहिए। अगर इसे कम होगा तो हमारा जो स्टूल का बल्क है वही ठीक नहीं होगा, तो इस तरीके से हमें स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, नंबर 4 जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है वॉक। लोग अब वॉक करना भूल गए हैं। लोग ये समझते हैं कि हम बैठे हैं बस ठीक है। हम ये इंकरेज करते हैं अपने पेट को, जब भी खाना खाएं हल्की फुल्की चहलकदमी लाजमी करें। कोशिश करें 5-10 मिनट, ये सुन्नत भी है, 5-10 मिनट 15 मिनट खाना खा के आप वॉक करें। इसके अलावा आप लाजमी तौर पे एक्सरसाइज की आदत डालें। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपकी गट की मोटिलिटी सही नहीं रहती, तो लिहाजा उससे भी आपके जो है फूड डाइजेशन में मसला होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये ध्यान रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टिप है कि अगर आप वॉशरूम जाने की हाजत है उस वक्त लाजमी तौर पे अपनी आदत डालें कि आप वॉशरूम में जाना है। जो लोग इसको डिले करते हैं उनके अंदर ये बहुत बड़ा मसला आ जाता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप मीटिंग में हैं, आप ऑफिस में हैं, कहीं पे भी हैं, एक आध दफ़ा तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप हैबिट बना लेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, फिर आपका सारा जो बाउल सिस्टम है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मैंने 5 बेसिक से जो टिप्स दिए हैं, इन तरीकों को फॉलो करते हुए हमारे जो नाजरीन हैं वो आसानी से अपनी कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल कर सकते हैं।